हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज भी बच्चों वेक्टर का दूसरा वीडियो पढ़ना है हमको। पहले वीडियो में किसी तकनीकी कारण की वजह से हमारा आवाज डिम हो गया था, इसलिए वो वीडियो हमें किसी विधि द्वारा दोबारा डालना पड़ा है। तो आप लोग जो लोग पहले देख चुके हैं वो दोबारा देख लें। नया वीडियो पड़ा है, उसमें आवाज सुनाई पड़ रहा है। तो हम आज से ध्यान देंगे आवाज पर। कुछ आवाज हमारी डिम है, मानते हैं, लेकिन फिर भी केयर करेंगे। तो वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में 4 हेडिंग हम पढ़ चुके हैं। तो आगे छोटे छोटे सब हेडिंग हैं, ऐसे ऐसे करके हम लिख रहे हैं। थोड़ा देखें। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर किससे कहते हैं? तो ये सब हेडिंग ऐसे हैं जो बहुत जरूरी नहीं, बस बातचीत करने से ही आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से कॉपी में नोट बना सकते हैं। ओके, और हर बात हमको क्लियर करते चलना है। हाँ, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। तो को इनिशियल वेक्टर वह वेक्टर है जो समान इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु को समान रहता है। मतलब एक ही बिंदु से वेक्टर ए जा रहा है, इस बिंदु से वेक्टर बी है, इस बिंदु से, तो सबका प्रारंभिक बिंदु क्या है? समान है। तो ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। हमें हिंदी में कहा जाता है सह प्रारंभिक वेक्टर। हाँ, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब एक रेखा में जो वेक्टर होते हैं उसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो द वेक्टर्स लाइंग, लाइन मतलब पड़ा है, द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। जो एक रेखा में पड़े हुए वेक्टर हैं वो सभी कोलिनियर वेक्टर होते हैं। एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स आइदर 0 और 180। कोलिनियर वेक्टर के बीच का कोण या तो 0 अंश होगा या तो 180 अंश होगा। जैसे फर्स्ट केस में ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच थीटा बराबर क्या है? 0। कोलिनियर ये भी है। और एक ऐसा हो जाए, एक ऐसा हो जाए, ये भी कोलिनियर है। यहां थीटा बराबर क्या है? 180 है। तो ऐसे से कई केस हो सकते हैं। और ये भी केस हो सकता है। यहां भी थीटा बराबर क्या है? 180। अब ये दोनों इधर भी हो सकते हैं। यहां भी थीटा बराबर क्या है? 0। तो थीटा बराबर 0 कोलिनियर वेक्टर मतलब एक रेखा में जो वेक्टर है। तो एक रेखा में जो वेक्टर है कब 0 होगा? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों वेक्टर एक रेखा में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वहां क्या हो जाएगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। बस इतना जानना था आपको, इसमें कोई विषय को भी। अगला हेडिंग, आज का तीसरा हेडिंग है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब जो एक तल में होते हैं। जो वेक्टर एक तल में, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो उसे कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये इसमें एक वेक्टर ये है, एक और पेन होता है, एक और पेन होता है, तीनों एक तल में है। तो ये सब क्या होगा? ये होगा कोप्लेनर वेक्टर होगा। कोप्लेनर वेक्टर तो होगा। इसमें एक खास बात है, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ऐसा जैसे एक वेक्टर ये मैंने लिया, एक पेन यहां ले लिया, तो ये दोनों क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। अब एक वेक्टर ये, एक ऐसे, ये भी कोप्लेनर, मतलब 2 वेक्टर सदैव कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ये बड़ी बात है। नोट में मैंने यहां लिखा है 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। ध्यान दें, क्योंकि कोप्लेनर एक तल में 2 वेक्टर ये हो गए, या एक और तीसरा वेक्टर हो गया, सभी एक तल में हो गए। लेकिन 2 वेक्टर वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो किसी तरफ ऐसे भी हो सकते हैं। 2 वेक्टर, 2 वेक्टर सदैव क्या होते? 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। नोट में लिखा है, ध्यान दे। लेकिन 2 से ज्यादा वेक्टर भी कोप्लेनर हो सकते हैं।
लेकिन दो वेक्टर सदैव कोप्लानर होते हैं, ये ध्यान देना। और अगला हेडिंग है आज का है कॉन्करेंट वेक्टर्स। इसकी हिंदी तो नहीं मुझे मिली, बुक में हिंदी किताब में नहीं दिया था हेडिंग, मुझे लगता है सर्वांगसम वेक्टर इसे शायद कहते हैं। तो दोज वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर आपको पता चल गया यहां। उसके बाद कोप्लानर वेक्टर। तो कोप्लानर वेक्टर का अंग्रेजी में डिफिनेशन हम नहीं पढ़ पाए, यहां लिखा है। तो वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। तो जो एक प्लेन में वेक्टर होते हैं सभी, उसे कोप्लानर वेक्टर कहते हैं। और नोट में है टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, इसकी थ्योरी हम समझाए। लास्ट है कॉन्करेंट वेक्टर या सर्वांगसम वेक्टर। तो दोज वेक्टर्स व्हिच पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर। तो जो वे वेक्टर जो एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे ए बी सी यहां दर्शाएगा, ए बी सी, इनका कॉमन पॉइंट ये है, लेकिन ये इतना ही बड़ा बाहर की ओर दिखाए गए हैं, लेकिन पीछे मिलाएंगे सब लोग एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे। तो ऐसा केस कहीं आता है तो उसे कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कॉन्करेंट नहीं भी जानते तो मैं नहीं समझता कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला है। तो विद्यार्थी आप इसे उतार लीजिए। हाँ, तो बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगला हेडिंग आपका है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बहुत जरूरी वेक्टर होता है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ए यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज ए कैप। तो यूनिट वेक्टर को आज से एक सिंबल जिस वेक्टर का यूनिट कहेगा उसके ऊपर हम, जिसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए तो ए के ऊपर कैप लगा देंगे, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। इस टाइप का कैप लगा देंगे तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं उसका वेक्टर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का किसी को डायरेक्शन प्रदर्शित करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे है ये नोट में यहां लिखा है, ए यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी को वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो है यूनिट वेक्टर लगाया जाता है। तो ध्यान दें यूनिट वेक्टर, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे, ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा जब यहाँ इस पर न्यूमेरिकल हल होगा तब। यूनिट वेक्टर आगे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप माना जाता है, और जेड एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप माना जाता है। ये फिजिक्स में है। और तीनों का मैग्नीट्यूड एक होता है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसे बेस वेक्टर कहा जाता है जो आगे हम लिखने वाले हैं। हाँ, तो यूनिट वेक्टर आप जाने, एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर ज्ञात करते हो उसका कैप बराबर होता है वेक्टर बटे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। और मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है ये तो न्यूमेरिकल में क्लियर होगा, अभी आप थ्योरी लिखें। हाँ, तो आगे देखें, ये भी हो गया। और यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग नल और जीरो वेक्टर गौर करते हैं। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे मैं कह दूं मेरे पास 0 रुपया है तो मैं भी अमीर आदमी हूं, मेरा कोई कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता, मैं सड़क पर चलूं मेरे जेब में 1 भी रुपया नहीं है तो मैं भी धनवान हूं। लेकिन मैं किसी का कर्ज लिया हूं तो फिर दिक्कत है। तो 0 रुपया होना तब भी ये पॉजिटिव ही है। ठीक उसी प्रकार से किसी वेक्टर के पास अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तब भी वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तब भी उसे हम वेक्टर की श्रेणी में रखेंगे।
तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, उस पर ध्यान दिए। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, तो कह रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, नॉट जीरो, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर आएगा कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, सेम हो, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी हो, तब ये जीरो वेक्टर आएगा। तो यहां मैं आगे लिख दिया हूं, ये तब हो पाएगा जब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी का होगा। अब यहां लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ये जीरो वेक्टर। तो ये कैसे होगा, इसके लिए ये जीरो वेक्टर आएगा इफ दीज वेक्टर फॉर्म ए क्लोज फिगर। जैसे ये देखिए आप, ये समरूप त्रिभुज ले लीजिए, यहां गया यहां गया यहां गया, ऐसे चक्रीक्रम, एक सेम ऑर्डर में तीन वेक्टर जोड़ दिए हैं। देखिए इफ दीज वेक्टर फॉर्म ए क्लोज फिगर के रूप में ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी सेम ऑर्डर में देखो बंद लूप में जोड़ दिए गए हैं, तो इनका परिणामी जो आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो ये ध्यान दें, ये भी कीमती लाइन है। आगे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर। अरे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका जो अभी गति ही नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। और जीरो क्या होता है, जीरो वेक्टर अभी हम लोग पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राशि है, जब वो चल ही नहीं रहा है तो जाहिर है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो क्या होगा, वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर राशि है, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट माने स्थिर वस्तु इज क्या होता है, जीरो वेक्टर। ध्यान देना है, ये अच्छी लाइन है सब। हाँ, चौथा पॉइंट है द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज ए जीरो वेक्टर। तो एक्सीलरेशन वेक्टर जो होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद, तो अब एक्सीलरेशन वेक्टर तो जीरो होगा ही जब वेक्टर ए इक्वल, एक्सीलरेशन वेक्टर तो जीरो वेक्टर होगा ही क्योंकि वो कांस्टेंट क्या वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। उस एक्सीलरेशन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप ध्यान दीजिए, ये कीमती लाइन लिखा है द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग। तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ऐसा क्यों होगा, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है वो सीधी रेखा में एकदम जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है और उसकी स्पीड भी सेम है, तो वो हो गया क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे केस में उसमें एक्सेलरेशन नहीं उत्पन्न होगा। अगर ये थ्योरी हल्का सा आपका कमजोर पड़ रहा है तो जो मोशन वाला चैप्टर आगे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम लोग, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां ये लाइन कीमती है, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने की वजह से एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा और एक्सेलरेशन वेक्टर राशि है तो होगा क्या, जीरो वेक्टर। ध्यान दें, अब ये लाइन पहला वाला फिर पांचवें पॉइंट के रूप में लिख दिया गया है। वो कह रहा है लैम्डा म्यू, लैम्डा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर ए इक्वल टू जीरो। कब, जब लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू, लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू मतलब ये दोनों वैल्यू सेम कर दिया जाए लेकिन ये ऋणात्मक हो जाए। मान लो एक रख दिया जाए लैम्डा म्यू के स्थान पे, लैम्डा एक म्यू माइनस एक, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो ये आपका अच्छा पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और फिर नोट बना लीजिए। उतारिए। तो हाँ विद्यार्थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगला हेडिंग है, अगले में जो है आपका है बेस वेक्टर।
बेस वेक्टर जो होता है, बेस वेक्टर में होता है एक एक्स एक्सिस होता है कोऑर्डिनेट का, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वर्क करता है उसे आई कैप कहते हैं। आई कैप ऐसे लिखा जाता है। इसका परिमाण क्या होता है? एक। और जे कैप इसका परिमाण क्या होता है? एक। के कैप इसका परिमाण क्या होता है? एक। ये यूनिट वेक्टर है। तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कार्य करता है यूनिट वेक्टर, उसका नाम है आई कैप, आपको ध्यान देना है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर कार्य करता है उसका नाम है जे कैप, उसका परिमाण एक होता है। और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर कार्य करता है उसका वो यूनिट वेक्टर के कैप कहलाता है। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ये अगर ऐसा केस होता तो ऐसे वेक्टर है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये ऊपर की ओर या नीचे की ओर हो सकता है। तो ये बेस वेक्टर में यही आता है। बेस वेक्टर में आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये जानना है। अब इसके दो भाग हो सकते हैं जिसे पोलर वेक्टर कह रहा है। तो पोलर वेक्टर मतलब वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। तो जो वेक्टर प्रारंभिक बिंदु रखता है वो क्या कहलाता है? पोलर वेक्टर कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा सब पोलर वेक्टर है। तो इसे ध्यान देना, इसी के सब भाग हैं। और एक एक्सियल वेक्टर होता है, ये भी बहुत जरूरी नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसका फिगर यूं हो सकता है जैसे ये भी एक वेक्टर है। इसकी हाँ, इसका दूसरा पोर्शन है एक्सियल वेक्टर। दीज वेक्टर आर यूज्ड इन रोटेशनल मोशन टू डिफाइन रोटेशनल इफेक्ट। मतलब रोटेशनल प्रभाव को परिभाषित करने के लिए जो वेक्टर बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर इसका उदाहरण टार्क है। टार्क मतलब टार्क भी एक प्रकार का फोर्स है जो किसी एक्सिस के परितः लगाया जाता है। जैसे ये है आपका, ये सेंटर हो जाएगा आपका, और ये इस टाइप से घुमाते हैं, इस टाइप घुमाएंगे इधर हो जाएगा, इस टाइप घुमाएंगे इसका डायरेक्शन, वैसे ये यहां दर्शाया गया। अगर इस टाइप है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, अगर इस टाइप घुमाते हैं तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। इस टाइप का कहीं फिगर मिले तो हम लोग उसे जानेंगे एक्सियल वेक्टर। इस सब का कोई यूज यहाँ नहीं होगा। यूज होगा तो क्लास 12th में होगा, तो कहीं कोई थ्योरी दिक्कत होने वाला नहीं है उससे। तो ये कम भी जानकारी रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसे आप लोग उतार लीजिए। इसका उदाहरण टार्क है, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एक्सेट्रा बहुत से उदाहरण है। तो आप इसे इतना उतारिए। तो हाँ विद्यार्थी, ये हमारा जो है हमारा ये खत्म हुआ इससे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब अगला हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों का जोड़ हमको पढ़ना है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर को जोड़ने की एक मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जोड़ने की ये वेक्टर विधि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ए बी दो वेक्टर हैं। ये वेक्टर मान लेते हैं कितने कोण पर है? थीटा कोण पे। वेक्टर ऐड करने का एक नियम हम बता रहे हैं। पहला वेक्टर आप खींच लीजिए, ये जितना लंबा है, और दूसरा वेक्टर भी ले आइए जितने झुकाव कोण पर दिया। तो पहले वेक्टर के सिर से दूसरे वेक्टर के पुच्छ को, टेल को, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को आप जोड़िए, और पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को आप मिला दीजिए। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। तो ट्रायंगल विधि से वेक्टर ऐड करने का यही नियम है। पहले वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का पुच्छ है, पहले वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल,
उसी झुकाव पर जोड़ेंगे जिस पर वो पहले से हमें गिवन है, दिया गया है। और पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को हम मिला देते हैं, ये हमारा परिणामी वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे परिणामी वेक्टर ए और बी का परिणामी वेक्टर हम मान लिए कितना आया है, आर आया है। अभी बच्चों डेरिवेशन है तो हमारे साथ ही चलकर एक बार सब हम कर देंगे तो बाद में उतना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखें, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, इसका ये पोर्शन जैसे इस ट्रायंगल में अगर मैं लेना चाहूं cos थीटा इक्वल टू, मैं लेना चाहूं cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है पीई अपॉन हाइपोटेनियस। अगर परिमाण में लेते हैं तो क्या होगा, बी होगा, बी होगा तो पीई बराबर आपसे आ गया बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैं ले लूं साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है क्यू ई अपॉन इस हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या होगा बी, तो ये आएगा क्यू ई इक्वल टू हो जाएगा बी साइन, क्यू ई इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा, क्यू ई इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। हाँ, तो हमारा हो गया पीई भी हो गया हमारा और भी। तो आज से आपको ये जानना है, ये बात हमेशा से दिमाग में बैठा लेना ताकि ये चीज हमें हमेशा निकालना ना पड़े। जो आपका बेस होता है वो कर्ण है, ये डायगोनल के सापेक्ष क्या होगा, cos थीटा होगा, और हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो डायगोनल के सापेक्ष क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो हमें यहाँ रिजल्टेंट निकालना है, तो इसके लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई क्यू, इसमें देखेंगे ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर हो जाएगा। ओ ई के स्थान पे हम बच्चों लिख सकते हैं ओ पी प्लस वेक्टर पीई का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ओपी बच्चों इसका मैग्नीट्यूड है, ओपी वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा, ये यहां पर लिखना है। तो यहां हम लिखेंगे ए प्लस पी बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई के स्थान पे हम लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ई, दोनों में बी स्क्वायर हम लोग काम में ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, सब लोग जानते होंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ओ क्यू यहां पे है हमारा आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। हाँ देखें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो आज से ख्याल करना है ए मॉड, ये भी जरूर ख्याल करिए, मॉड वेक्टर ए या आर दोनों एक ही बात है। मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहा जाए या मॉड वेक्टर आर कहा जाए, दोनों एक ही बात है। और ये आज से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत जरूरी सूत्र है। अब वेक्टर में ये मॉड के रूप में इस टाइप से लिखा है, न्यूमेरिकल में ये चीज
ए बी यहाँ पता ना कौन सा वेक्टर है, हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमको ये कंफर्म पता होगा कि ए बी, ए के स्थान पे F1 फोर्स होता है, बी का स्थान पे F2 फोर्स हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। हाँ, तो इससे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात करेंगे भी। और इसमें क्या कहेंगे कि आर वेक्टर लेट आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा विद वेक्टर ए के साथ वो कितना है, अल्फा है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी ज्ञात करना पड़ता है। डायरेक्शन के लिए पहले वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बनाता है उसे, तो आर वेक्टर में एंगल विद वेक्टर ए इज अल्फा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में tan अल्फा, tan के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये हो जाएगा QE अपान बेस के स्थान पे हो जाएगा OE। तो QE बच्चों हो जाएगा, QE हम लोग निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा B साइन थीटा, और ये हो जाएगा OE के स्थान पे A प्लस B कास थीटा। तो आज से आपको ये सूत्र याद रखना है, tan अल्फा बराबर B साइन थीटा अपान A प्लस B कास थीटा। इस सूत्र की हमें आवश्यकता होगी। तो बच्चों इतना आप नोट में उतार लीजिए, फिर हम आगे आपको कुछ बताते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, जो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन का हम लोग ट्रायंगल मेथड पढ़ रहे थे आपके, उसका स्पेशल केस है। तो आर बराबर हमारा ये सूत्र आया है, आर इक्वल टू है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा आया। इसकी सहायता से कुछ हम निष्कर्ष निकालते हैं। ये कह रहा है पहला केस, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 तो cos 0 का मान 1 होता है, जो नहीं जानते हो जाने। जब 1 हो जाएगा तो आएगा ब्रैकेट के अंदर A² प्लस B² प्लस 2AB आएगा, cos 0 मान 1 होता है तो ये हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करोगे एक साथ, वर्ग वर्गमूल दोनों एक साथ रहेगा तो किसके बराबर होता है, A प्लस बी के बराबर होता है। जब कोण थीटा बराबर 0 रहेगा तो R बराबर A प्लस बी होता है। ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू अधिकतम होता है, ध्यान दें। और अगर दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां रखा जाएगा cos 90। cos 90 का मान 0 होने की वजह टोटल सिस्टम 0 हो जाएगा। तो R बराबर ये पाइथागोरस प्रमेय जैसे आप पढ़ते हो, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा व्हेन थीटा इक्वल टू 180, अगर उनके बीच 180 अंश का कोण बनता है तो हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB cos 180। cos 180 का मान -1 होता है, -1 होने की वजह से आएगा A² प्लस B² माइनस 2AB। तब यहाँ हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा A माइनस बी। अगर दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर सबसे कम होगा, वो होगा A माइनस बी। मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ने पर परिणाम अधिकतम होगा। दो वेक्टर, एक ये वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, तो इनका परिणामी मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा, ये कहने का मतलब। और ये कंपटीशन पॉइंट अभी बहुत जरूरी है। इफ मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी इक्वल टू ए, मतलब ए बी वेक्टर जो है परिमाण में अगर बराबर हो जाए तब क्या होगा। जो आर बराबर वेक्टर आया A² प्लस B², तो ए बी सब बराबर हो जाए तो क्या हुआ, देखो वो परिमाण ए के बराबर, स्मॉल लेटर में ए के बराबर मान लेते हैं, A² प्लस, तो वैल्यू आएगा कैपिटल आर बराबर A² प्लस 2AA cos थीटा। अभी थीटा रहने देते हैं, देखते क्या आता है। तो 2A² प्लस 2A² cos थीटा, 2A² काम ले लिए, ब्रैकेट में आया 1 प्लस cos थीटा, और एक हमको हटाना है। तो cos थीटा का सूत्र हाई स्कूल में अब क्या बताएं, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है
2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये होता है सूत्र, हाई स्कूल गणित में, हाई स्कूल में शायद अब हट भी गया है, अब वो लोग जाने। बहरहाल ये आपको पहले से जानना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तो जैसे यहाँ काश एक हटाना है, एक हटाने के लिए आपको, हाँ यहाँ 2 थीटा का मेन सूत्र होता। अगर यहाँ थीटा दिया तो यहाँ मैं थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, अगर यहाँ थीटा दिया तो मैं यहाँ थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो ये सूत्र होता है, और भी सूत्र हैं, लेकिन यहाँ हमें इतने की ही आवश्यकता है। तो यहाँ काश थीटा का स्थान मैं लिखा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो ये 1 प्लस 1 कट जाएगा, 2 से अंदर गुणा, 2 दूनी 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 4 वर्गमूल 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर का a हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का cos थीटा बाई 2 हो गया, r बराबर। तो आज से ध्यान देना है, दो वेक्टर ए बी के परिणामी का परिमाण जो होगा, अगर वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, या r बराबर होगा 2a cos थीटा बाई 2 होता है, ये ध्यान देना है। तो r बराबर 2। अब इससे क्या होगा, दो वेक्टर समान है, जल्दी से मैग्नीट्यूड r बराबर क्या, 2a cos थीटा बाई 2 जल्दी से रख दिए। जो भी कोण दिया, दो वेक्टर जो समान मैग्नीट्यूड के हैं, जिस कोण से जुड़े हुए हैं, और तुरंत वैल्यू रख देंगे, तुरंत आ जाएगा। वो कह रहा है, अब यही थीटा का वैल्यू ज्ञात रख दिया। यदि वेक्टर ए और बी मैग्नीट्यूड में ए के बराबर हो, थीटा भी दिया क्या 120 अंश के कोण पर है, तो हम देख रहे हैं इसमें रखें r इक्वल टू 2a cos 120 बाई 2। तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 2 कट जाएगा, a आएगा, r इक्वल टू a। इसका मतलब है कि दो वेक्टर यदि 120 अंश के कोण पर जुड़े हों, तो परिणामी वेक्टर का परिमाण भी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इनिशियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। इसका मतलब ये केस ये समझा रहा है, अच्छा है, अच्छा न्यूमेरिकल है। ये एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड, और एक वेक्टर ये है। वेक्टर के बीच का कोण, ये वाला कोण वेक्टर के बीच का कोण है। वेक्टर मतलब दिशा होता है, डायरेक्शन के बीच का। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन के बीच का कोण ये कितना है, 120। तो जब दो वेक्टर समान परिमाण के दो वेक्टर जो है 120 अंश के कोण पर जुड़े होंगे, तो परिणामी वेक्टर का परिमाण भी क्या आएगा, ए के बराबर आएगा। बस यही करना था। तो इसका मतलब ये समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजा बराबर रहेगा। तो ये इस त्रिभुज में जिसका तीनों साइड बराबर हो, इस ट्रायंगल में वेक्टर के रूप में जोड़ेंगे, तो हमेशा ये बाहर से कितना बनाएगा कोण, 120। ये वेक्टर लेंगे, ये वेक्टर लेंगे, तभी बाहर से कितना है, 120। ये वेक्टर लेंगे, ये वेक्टर लेंगे, तभी बाहर से कितना है, 120। तो अगर समान मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के टू वेक्टर 120 डिग्री पर जुड़े हुए हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आप क्या दो वेक्टर को, इस समान मैग्नीट्यूड के टू वेक्टर को इस प्रकार ऐड किया जा सकता है कि रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आए। तो आप कहिए हाँ, ऐसा जोड़ा जा सकता है जब दोनों वेक्टर 120 डिग्री पर जोड़े जाएंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।